हाँ जी देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल है सभी के। क्या आप लोग रो रहे हैं या फिर मुझे ही रोने की आवाज़ें आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं रोने की आवाज़ें? बताइए भाई जल्दी से। आज हम लोग का लास्ट लेक्चर रहने वाला है जीके पीवाई की सीरीज पार्ट 5 का। और आज आवाज़ कैसी है? जो लोग बोलते रहते थे लो वॉइस लो वॉइस लो वॉइस, आज वो क्या टिप्पणी करना चाहेंगे मेरी वॉइस पर? आज हम लोग का लास्ट लेक्चर रहने वाला है जीके पीवाई की सीरीज पार्ट 5 का। और आज आवाज़ कैसी है? जो लोग बोलते रहते थे लो, बताओ जल्दी। कैसा क्या वॉइस है भाई आज? आज बताओ। अरे सर बढ़ गई है आज। बढ़ गई है ना? मन नहीं लग रहा सर, बस कर पगले गौतम, रुलाया क्या? बताओ भाई जल्दी 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 जल्दी। सर वो पास में कौन है? कहाँ? सर की आवाज़ में गम है आज। अच्छा आज आवाज़ में ज़्यादा ही दम है। क्यों, क्या बात कर? पास में कौन है? कहाँ? आवाज़ में दम है क्या आज? सर की आवाज़ में गम है। बढ़िया ना आज वॉइस? अरे भाई आज मैंने वॉइस का सब एकदम परमानेंट जुगाड़ कर लिया। लेकिन अफसोस इस बात का कि आखिरी लेक्चर में हुआ आज ये सब। वॉइस तना टन है। अच्छा, चलो खैर कोई नहीं। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्या 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 FRB 2.0, तो फिर हम लोग की वॉइस जो है टना टन आएगी। और FRB 2.0 कब स्टार्ट होगी ये जानने के लिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट लेक्चर, क्योंकि आखिरी में बताऊंगा कब स्टार्ट होगी, कितने दिन का आपको ब्रेक मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैटमैन लिटिल बॉय कब आएगा, क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है चलिए भाई। चलो 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 पहला क्वेश्चन ले लो फिर तुम। लेक्चर नंबर 30 का ये क्वेश्चन जो सीधी कानपुर यूनिवर्सिटी से लाया गया है निकाल के। और ये क्वेश्चन कोई मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में नहीं बल्कि अंधेरिया रात वाली शिफ्ट में पूछा गया था। बताइए कि इसमें से कौन सी ट्राइब है जो अंडमान निकोबार से रिलेटेड नहीं है? जोश में जरा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। सेम टू यू बेटा अब्दुल रहीम, सेम टू यू। चलो भाई जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। अंडमान निकोबार, ओंजे, जरावा, सेंटिलीज या पिग्मी, कौन सी ट्राइब नहीं है? देखो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करेंगे तो ये डिवाइडेड है कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड में। एक्चुअली हम जब बोलते हैं अंडमान निकोबार तो ये कोई एक आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको पता है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ये कौन सा डिग्री चैनल है जल्दी से बताओ। तो ओंजे, जरावा, सेंटलीज ये सब अंडमान निकोबार की। पिग्मी नहीं है। पिग्मी कहाँ की है? पिग्मी है कॉन्गो वगैरह, यानी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कॉन्गो यहाँ की, ठीक है, युगांडा वगैरह की, यहाँ की है पिग्मी ट्राइब। ठीक, जरा आपको ये चीज़ें रिकॉल हो जानी चाहिए तुरंत। हाँ अभी यहाँ पर फोकस कर लें। हाँ कल से वन शॉट शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वो रेलवे के लिए हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर वो सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है, कि कैसा क्या करना है, कि कल से जो वन शॉट लेक्चर शुरू हो रहे हैं वो किसको लेने हैं किसको नहीं लेने हैं, वो लास्ट में। ठीक है, तो ये नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, ये मिडिल अंडमान है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये क्या है, ये है कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो साउथ अंडमान है यहीं पे श्री विजयपुरम यानी कि जो इसकी कैपिटल है, जो पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, वो लोकेटेड है। ठीक है, सैडल पीक यहाँ पर लोकेटेड है, जो इसकी हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। ठीक है, बैरन वोल्केनो मिडिल और साउथ के बीच में। और जो नारकोंडम है ये है बैरन, दी ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ आर कंट्री। और यहाँ है नारकोंडम। ठीक है, यहाँ कौन सा है? नारकोंडम। ज़रा बताइए कि जो हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है वर्ल्ड का? हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, पूरे हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा कौन सा ज्वालामुखी है पूरे विश्व में? और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है जो कि एक वोल्केनिक पीक है?
वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है? ये है आपका कौन सा? ओजस डेल सलाडो, ठीक है, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। कहाँ है? चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर में, ठीक है, चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर में। अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है वो लोकेटेड है तंजानिया में और इसका नाम है माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? तंजानिया में, जहाँ पर आईआईटी मद्रास जो है अपना एक ओवरसीज सेंटर खोला है उसने, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक। नाउ वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड? तो कहाँ पर लोकेटेड है ये बैडमिंटन वाले का जो वर्ल्ड फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर मलेशिया। देखो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो, जैसे कि एक सेकंड रुकना, ठीक है, एक सेकंड। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का है मलेशिया में। वहीं अगर बात करेंगे टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कहाँ पर लोकेटेड है आपका? देन इसके बाद टेनिस वाला कहाँ पर लोकेटेड है? ये राइटिंग क्यों नहीं बन रही है? ठीक है, टेबल टेनिस वाला कहाँ पर है? टेनिस वाला कहाँ पे है? हॉकी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फीफा, जल्दी से बताओ। तो मलेशिया इसका सही आंसर होगा। टेबल टेनिस की अगर बात करेंगे ये कहाँ पर है? ये है लौसाने स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। टेनिस की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? ये है आपका लंदन में, ठीक है। हॉकी की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका पड़ेगा कहाँ पर? लौसाने में, स्विट्ज़रलैंड में। आईसीसी कहाँ है? तो आईसीसी कहाँ पर? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई, यूएई, ठीक है। एंड फीफा की बात करेंगे तो ये है आपका ज्यूरिच, ज्यूरिच में। अच्छा ये बताओ कि हैंडबॉल का कहाँ पर है? आई लव हैंडबॉल। जल्दी बताओ हैंडबॉल का कहाँ पर है? तो हैंडबॉल का जल्दी से बताओ कहाँ पर है। और हैंडबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो ये कहाँ पे है? बासेल, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, बासेल स्विट्ज़रलैंड। और बासेल में ही अगर आपको पता हो इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पे लोकेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछता है बासेल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। फिरोज़ खान, सर मैंने लेक्चर 10 तक किए, कुछ पीवाईक्यू कुछ प्रॉब्लम के कारण आगे यूज़ कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो एफआरबी स्टार्ट करेंगे तो उसको करूँगा सर, बता दो। फिरोज़ खान लास्ट टाइम बताएंगे, बिल्कुल एफआरबी आप करिएगा, जितने लेक्चर्स कर चुके हैं ठीक है आप, लेकिन अब जो मतलब रिवाइज़ करके रखिएगा जो भी लेक्चर्स अभी आपने करके रखे हैं, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने? नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 7 होते हैं। हमने पढ़े थे बास्केटबॉल में 5 होते हैं, 5 बास्केट लेके आनी है, 6 वॉली डालनी है, 7 दिन पता है आपको, ठीक है, हैंडबॉल और नेट बॉल, और 9 है क्या? 9 है आपका बेसबॉल, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो बासेल कन्वेंशन अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है वो किससे एसोसिएटेड है? बैंकिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरलैप्ड विद विच 5-year प्लान इन इंडिया? तो वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना के साथ ओवरलैप हुआ? 9th, 10th, 11th या फिर 12th? तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब हुई थी? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में, सन 2008 में हुई थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस।
और 2008 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा होगा, खुद सोचो आप। तो ये चल रहा होगा 11th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 2007 से लेकर 12 तक। इसमें टारगेट था 9% का, अचीव किए थे 8%। यहाँ पर गोल क्या था 11th 5 ईयर प्लान में? तो 11th 5 ईयर प्लान में गोल था टूवर्ड्स फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। वहीं अगर बात करेंगे, ये 11th का था, और अगर बात कर लें 12th का था, क्या था? तो बस एक वर्ड चेंज होगा, टूवर्ड्स फास्टर, ठीक है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। बस सस्टेनेबल एक कीवर्ड और ऐड हो जाएगा। फास्टर इंक्लूसिव 11th, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगा 12th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन क्या था 12th वाले का 2012 से लेकर 17 होना था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, कांग्रेस नहीं रही मतलब 2014 के बाद, तो 2014 में ये ख़त्म हो गया, ठीक है। द सुरेश तेंदुलकर, चलो कुछ जल्दी से आंसर बता दो कुछ क्वेश्चन के। एफ यानी कि फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, ठीक है, FWP, ये किस 5 ईयर प्लान का टारगेट था? द सुरेश तेंदुलकर कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 2005 फॉर डैश, किसके लिए बनाई गई थी सुरेश तेंदुलकर समिति? इकोनॉमिक रिफॉर्म, फॉरेन पॉलिसी, पॉवर्टी एस्टिमेट या फिर एम्प्लॉयमेंट? सुरेश तेंदुलकर कमेटी, तो ये बनाई गई थी किसके लिए? पॉवर्टी एस्टिमेट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। पॉवर्टी की अगर बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे, और एक चीज़ कि भाई काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस नहीं है, तो जी हाँ, अब फिर मैंने रखे ही नहीं गवर्नमेंट स्कीम से इसीलिए क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम का एक मैं अलग से लेक्चर लूँगा, ठीक है। और जब को फैट पेन मिलेगा उसमें भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का पूरा होगा सेक्शन, तो वहाँ से आप उसको करेंगे। बाकी तो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन रख के, दो दो क्वेश्चन रख के उनको पूरा करना काफ़ी मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने सोचा गवर्नमेंट स्कीम का एक अलग से ही लेक्चर रख लेंगे, तो वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉवर्टी एस्टिमेट से एसोसिएटेड है। अगर बात करें इनिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट इंडिया में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं कौन? ये स्टार्ट करते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये स्टार्ट किए जाते हैं दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा सबसे पहले, ठीक है, जहाँ पर वो पॉवर्टी एस्टिमेट देते हैं। देन उसके बाद एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है। इसने भी कुछ एफर्ट्स हमारे पॉवर्टी लाइन देने के 1938 में, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको फॉर्म किया था, और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे प्लान आता है, बॉम्बे प्लान आता है 1944 में, ठीक है। इसने भी कुछ एफर्ट्स मारे टू गिव दिस पॉवर्टी एस्टिमेट, और जो पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट हुआ था एक कमीशन के गठन के बाद, एंड दैट वाज दांडेकर एंड रथ, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया था, ठीक है, इसको बनाया था 1971 में, दांडेकर रथ। इसके बाद आपका बना था अलग कमेटी, ठीक है, अलग नहीं अलग, ठीक है, 1974 में। देन आपकी बनी थी लकड़ावाला, ठीक है, लकड़ावाला समिति बनी थी कब? 1993 में। और 2005 बनी थी तेंदुलकर, जिसने कि रिपोर्ट अपनी दी थी कब? 2009 में दी थी, 2009 में दी थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसी ने बोला था तेंदुलकर कमेटी ने, टू रिप्लेस यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, ठीक है, टू MRP, URP को MRP से रिप्लेस करना है। देन ये चीज़ ध्यान रखना कि 2011 में 2011 में तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन की बेसिस पे जो गवर्नमेंट ने लिमिट डिसाइड करी थी वो 816 रुपये थी रूरल के लिए पर मंथ, ठीक है। और जो अर्बन के लिए डिसाइड हुआ था वो था ₹1000, ठीक है, 1000 पर मंथ। ये ध्यान रखिएगा, रूरल के लिए और ये अर्बन के लिए, ठीक है। और एक और फाइनली एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था रंगराजन, ठीक है, रंगराजन कमेटी, जिसने कि मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात कही थी। यहाँ पर यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड था, देन यहाँ मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, और यहाँ पर मॉडिफाइड मतलब कि पहले URP यूज़ होता था, देन तेंदुलकर ने बोला MRP यूज़ करो, ठीक है, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। देन रंगराजन ने बोला मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस और पीरियड, ठीक है, ध्यान रहेगा इतनी चीज़। अच्छा, MDPI को थोड़ा डिस्कस कर लें क्या? नहीं कर लें क्या? बताओ जल्दी से। MDPI मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है?
तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैसे तो रिलीज़ करता है कौन 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 UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP रिलीज़ करता है, ठीक है। और नेशनल की बात करेंगे तो वो रिलीज़ करने का काम करता है कौन, नीति आयोग करता है। अब ये जो UNDP है क्या करता है, 3 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस जो कौन से हैं, शी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, इसके तहत 10 डायमेंशंस में, सॉरी 3 डायमेंशंस में 10 इंडिकेटर देता है कौन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जो नेशनल वाला है ना, ध्यान रखना ये ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं, 3 डायमेंशन से 10 इंडिकेटर हैं। जो नेशनल वाला है अपना देसी नीति आयोग वाला, उसमें 12 इंडिकेटर आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। कितने, 12। कौन देता है, नीति आयोग देता है। और नीति आयोग के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ पे हुआ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, यूपी में और बिहार में देन, ठीक है। सबसे बड़ा जो हमें डिक्रीज देखने को मिला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून ऋतु की शुरुआत में बोई जाती हैं। ऑप्शन है आपके राबी, खरीफ, जायद या फिर वाइटल क्रॉप्स। कौन सी तरह की क्रॉप्स हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर बात करें मानसून सीजन में ग्रो किया जाता है, तो हमारे 3 तरह का अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न बात करें तो 3 तरह का होता है। एक राबी होता है, एक जायद होता है, खरीफ होता है। राबी होता है, इसमें बोइंग और सोइंग आपको पता होना चाहिए। बोइंग और सोइंग मतलब बोइंग और सोइंग नहीं, मतलब सोइंग कब करते हैं, बुआई कब करते हैं और कटाई कब करते हैं, हार्वेस्टिंग कब करते हैं। तो राबी की अगर बात करेंगे तो ये विंटर के टाइम में, विंटर ना लिख के हम सीधा मंथ ही लिख देते हैं, स्पेसिफिक मंथ आपको पता होना। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा था, मानसून से पूछा ना, तो पहले मानसून से शुरू कर लेते। तो मानसून खरीफ होता है आपका। ये मानसून कब आता है, जुलाई में। तो जुलाई के टाइम पे बुआई होगी और आप मान लीजिए सर कि अक्टूबर के टाइम तक कटाई हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी बुआई होगी अक्टूबर के टाइम और इनकी कटाई हो जाएगी अप्रैल के टाइम तक। अब आप बताइए, जुलाई में वो बुआई हो रही है खरीफ की, अप्रैल में कटाई हो रही है राबी की, तो मई जून क्या करेंगे हम, मई जून में जो है तरबूजे चलेंगे, खरबूजे चलेंगे, ठीक है, और ककड़ी और खीरा चलेगा। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर ये सब आता है जायद में, जो कि क्रॉप शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि बोइंग और सोइंग इस तरह का, ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं होता है। और राबी में अगर बात करें, वीट, मस्टर्ड, ग्राम, पीज, लिनसीड, रेप सीड, ये सारी जो सीड हैं ये सब कहाँ हैं, राबी में है, ठीक है। खरीफ में अगर बात करें, पैडी मतलब धान, मेज़, जूट, कॉटन, बाजरा, सोयाबीन, ये सब आ जाएगा किसमें, खरीफ में। और खरीफ को ही मानसून क्रॉप के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हॉर्टिकल्चर जो होता है उसको हम किस रेवोल्यूशन में रखते हैं, हॉर्टिकल्चर को, जल्दी बताओ भाई। वन शॉट न्यू स्टूडेंट देख सकते हैं क्या, आप बताएंगे आखिर में, आप चिंता मत करिए, ठीक है। ककड़ी मसाले वाली, अच्छा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोएम द रामचरित्र, रिटन बाई संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने रामचरित्र लिखी थी, उसमें हीरो कौन थे, गोपाल थे, देवपाल थे, रामपाल थे या फिर धर्मपाल थे, कौन से पाल थे, तो ये रामपाल थे अपने। अब हमने पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रखा है कि पाल डायनेस्टी यहाँ पर बंगाल वाले प्रोविंस में रूल कर रही थी, जिसके फाउंडर कौन थे, गोपाल थे। और इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, धर्मपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो गोपाल ने बनाई थी ओदांतपुरी, गोपाल, ओ पाल, ओ से ओदांतपुरी, ठीक है। और धर्मपाल विक्रमशिला। नालंदा किसने बनाई थी, कमेंट में जल्दी से बताइए। तो गोपाल के बाद कौन आया था, ये सब पूरा ऑर्डर बताए थे आपको। गोपाल के बाद धर्मपाल आए, धर्मपाल के बाद देवपाल आए, देवपाल के बाद महिपाल आए, महिपाल के बाद रामपाल आए, और रामपाल के बाद ठीक है, तो रामपाल आए, ठीक है, ध्यान रखना, रामपाल। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। और नालंदा की अगर बात करेंगे तो कुमारगुप्त ने स्टैब्लिश करी थी। ये बताइए कि पाल डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी बंगाल वाले रीजन में, और आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल को, ट्राईपार्टाइट युद्ध को, त्रिपक्षीय युद्ध को, जो कि 8th और 9th सेंचुरी एडी के बीच में हुआ था, जिसको कि कन्नौज या फिर कन्नक बुज स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, बिकॉज कन्नौज पे सब अपना क्या करना चाहते थे, कैपिटल बनाना चाहते थे, क्योंकि कन्नौज वॉज एसोसिएटेड विद ग्लोरी। साथ ही साथ क्योंकि ये हर्षा की कैपिटल हुआ करती थी, प्लस साथ ही साथ ये उत्तर पथ और दक्षिण पथ को कनेक्ट भी करने का काम करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर थी हमारी राष्ट्रकूट
यहाँ पे थे गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पे थे पाल, और यहाँ पे तीनों जो है कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे? दंती दुर्ग थे। यहाँ की कैपिटल क्या थी? मान्य खेत थी। ठीक है, चलो। इन द 10th century इंडिया क्वीन डिड्डा बिकेम द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो 10वीं शताब्दी में भारत में रानी दिड्डा उत्तर भारत में के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासक बनी थी? कन्नौज की बनी थी, मालवा की बनी थी, दिल्ली की बनी थी, या फिर कश्मीर की? डिड्डा, तो डिड्डा वॉज फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर की हिस्ट्री से एसोसिएटेड कौन सी किताब है, जरा बताइए, जिसका नाम आर से शुरू होता है और उसके ऑथर का नाम के से शुरू होता है? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, मालवा के बीचों बीच से मालवा प्लेट्यू को कौन सी नदी बहती है? जल्दी बताओ। तो ये है आपकी राज तरंगिनी। राज तरंगिनी लिखी किसने? तरंगिनी लिखी किसने? काल्हान ने। मालवा के बीचों बीच से प्लेट्यू से होकर जाती है चंबल रिवर। ये देखो आप, मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो यहाँ से होकर जाती है कौन? चंबल। मऊ प्लेट्यू से निकलती है चंबल। चंबल इज़ नोन फॉर गली इरोजन। ठीक है, रिवाइंस क्रिएट करती है और फाइनली बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। पूछ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज PIL ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकल के आया? स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, USA या फिर अपना प्यारा रशिया? कहाँ से निकल के आया बताओ जल्दी से। तो PIL निकल के आया USA से। PIL होता क्या है? तो PIL होता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अगर आप एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मुझसे ज़बरदस्ती कोई बोल रहा क्लास लो क्लास लो क्लास लो। ठीक है, तुम्हें पता चला कि मेरे साथ ऐसी जाति हो रही है, तुम्हारा तो इस जाति से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारे घर के आसपास वृक्षारोपण जो किया था तुम लोगों ने, उस सबको काटा जा रहा है मान लो एकदम। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो? PIL फाइल कर सकते हो। तुम्हारा लेना देना हो सकता है उससे कुछ ना हो, लेकिन फिर भी तुम पब्लिक इंटरेस्ट में उसको फाइल कर सकते हो। तो इसमें जस्टिस, एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका नाम था जस्टिस PN भगवती। ठीक है, उनका काफ़ी बड़ा रोल था इसको इंट्रोड्यूस कराने में। वैसे ये USA का कॉन्सेप्ट है और रशिया से तो हमने ना जाने क्या क्या लिया है। खैर, जैसे जस्टिस के प्रिंसिपल्स हमने रशिया से लिए, मतलब मेरा मतलब है जैसे S-400 मिसाइल ली हमने, जस्टिस के प्रिंसिपल लिए हैं। जस्टिस कितने तरह का दिया प्रियम्बल में? जस्टिस 3 तरह का दिया हुआ है। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, लिबर्टी कितने तरह की दी हुई है? इक्वालिटी कितने तरह की दी हुई है? जरा बताओ कमेंट करके। ठीक है, और USA से क्या लिए हैं? USA से लिए हैं हमने फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पर इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम जुडिशियल रिव्यू को लिए हैं, न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 137। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लिए हैं यहाँ से हम, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से हम प्रेसिडेंट का रिमूवल लिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट का ऑफिस लिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को कि नहीं क्लियर है? और क्या मैंने पूछा था? हाँ, लिबर्टी 5 तरह की दी हुई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह की, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, और फ्रैटर्निटी 1 तरह का, फ्रैटर्निटी। ऑफेंसेस फॉर विच द पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट आर कॉल्ड एज। इस तरह के ऑफेंसेस क्या कहलाते हैं जहाँ पर वारंट की ज़रूरत नहीं होती है? बताओ जल्दी से बताओ। जहाँ पर वारंट की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले, इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, ये सब कॉग्निजेबल में आते हैं। ठीक है, आपने किसी को कुछ बोल दिया, डिफेमेशन, ये सब नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 22 को, अनुच्छेद नंबर 22 जो संविधान का है। अनुच्छेद नंबर 22 में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था क्या? प्रोटेक्शन, चल जा भाई नहीं तो मार दूंगा अभी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपको याद हो। अब जो डिटेंशन होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन से तरह हैं ये? एक तो होता है प्यूनिटिव और दूसरा होता है प्रिवेंटिव। याद आया कुछ कि नहीं याद आया? प्यूनिटिव का मतलब आपने क्राइम कमिट कर दिया, उसके बाद आपकी जो अरेस्ट हो रही है, आपने क्राइम कमिट किया नहीं है, सस्पेक्शन है कि आप क्राइम कमिट कर सकते हो, तो प्रिवेंटिव, प्रिवेंट करने के लिए क्राइम को। यहाँ पे आपके पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं? पहला चीज़ तो ये है, आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे कि भाई तुमको क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिसके से तुमको अरेस्ट किया गया है।
24 घंटे के अंदर तुमको मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और 24 घंटे के बाद अगर मजिस्ट्रेट ने फर्दर तुम्हारे डिटेंशन के ऑर्डर नहीं दिए तो तुम्हें रिलीज़ किया जाना चाहिए अगले 24 घंटे के अंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही ग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हो सकता है ना भी बताया जाए आपको। फिर आपका ये है ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कि आपका जो अरेस्ट है यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, अनलेस एंड अनटिल कि एक एडवाइजरी बोर्ड बैठे, उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होंगे, और अगर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको धर के रखो, ये बड़ा शैतानी आदमी है, कुछ भी कर सकता है छोड़ा, तो ही 3 महीने के बियॉन्ड वो एक्सटेंड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ें। देखो, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड 2016 द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर कंपनी शुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो भाई जो भी मामला है रफा दफा करना है हमें इंसॉल्वेंसी, और यस बिल्कुल सही है हाई कोर्ट जजेस, यस। आज शाम को कैसे चल रही है क्लास? बस आज शाम को माहौल बना देते हैं आज। तो आईबीसी में आपका जो है 180 दिन के अंदर आपको जो है सेटल करना होता है केस को। द फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन नंबर ऑन योर चेक स्पेसिफाइज द डैश कोड ऑन विच यू हैव द बैंक अकाउंट। तो जो MICR होता है, दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, चेक में आपने देखा होगा नीचे की तरफ लिखा रहता है 1 टन 2, इस तरह से टन 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 और टन टन टन। तो जो पहली 3 डिजिट्स होती हैं इस पर्टिकुलर चेक में, जो MICR कोड होता है, वो क्या दर्शाती हैं? पहली 3 जो होती हैं वो सिटी बताती हैं, दूसरी जो 3 डिजिट होती हैं वो आपका बैंक बताती हैं कि आप किस बैंक की चेक है वो, और आखिरी की 3 उस बैंक की ब्रांच के बारे में बताते हैं। तो पूछा क्या है? पूछा है फर्स्ट 3, तो आंसर हो जाएगा सिटी, शहर। इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, कौन सा अदिश राशि नहीं है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या टेम्परेचर। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर सर वो होता है जो वेक्टर नहीं होता है। वाह, स्केलर जो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी कि एक दिशा भी होती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर ये सब स्केलर हैं, बट डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट अस सपोज दिस इज योर होम, दिस इज योर स्वीट स्वीट होम, ठीक है? ये आपका घर है, ठीक है, और ये उसका घर है। राजा जी ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है, समझे आप? यहाँ से कॉल आया, क्या कॉल आया? यहाँ से कॉल आया, क्या? और कॉल आया और बोले गया, 2 शब्द बोले गए सिर्फ, ठीक है? आप यहाँ से आपने कहा गाड़ी स्टार्ट कर, भागते हुए आप गए यहाँ पे, ठीक है, और फिर आपको पता चला कि आपके घर वाले वापस, मतलब घर वाले यहाँ के वापस आ चुके हैं। आप फिर तुरंत भागे, गाड़ी स्टार्ट कर, ठीक है? तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस आपने तय करी, दूरी तय करी, वो थी 4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर जो आपने विस्थापन किया, डिस्प्लेसमेंट 0 किया। 0 क्यों किया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड चाबी कहाँ है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो ये जो विस्थापन होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो हम लिखते हैं क्या? हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय, ठीक है? और ये डिस्टेंस स्केलर, स्पीड स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, टाइम तो है ही स्केलर, क्योंकि टाइम का कोई डिस्टेंस तो होता नहीं, मतलब डायरेक्शन तो होता नहीं है, ठीक है? द टेम्परेचर एट विच
एन ऑयल स्टार्ट, तो अच्छा आप इससे रिलेट करके बता सकते हो कि जैसे एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब कैसी हैं, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, ध्यान रखना। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एनर्जी, वर्क डन, ये सब कैसी क्वांटिटी हैं, जल्दी बताओ भैया, हैं? एनर्जी और वर्क कैसी हैं, एनर्जी वर्क, ध्यान रखना ये स्केलर हैं। एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ठीक है, ये सब वेक्टर होंगी, ध्यान रखना। मोमेंटम, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये सब वेक्टर हैं। एनर्जी, डेंसिटी, पावर, पावर, ये सब स्केलर होगी। द टेम्परेचर एट विच ऑयल स्टार्ट्स टू बर्न लीडिंग टू अ बर्न्ड फ्लेवर इन द फूड्स बीइंग प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज, वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है जिससे तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों में जले हुए स्वाद का आभास होता है, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, स्मोक पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन में तो जब जलने लगे वो तो इग्निशन टेम्परेचर, स्मोक में क्या है, धुआं आने लगे, धुआं छोड़ दिया उसने। क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, तो ये वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एट विच या फिर टेम्परेचर एट एंड अबव which vapor of a substance cannot be liquefied, no matter कितना प्रेशर आप अप्लाई करो उसके वेपर को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। विच वेपर ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब रटिएगा नहीं लेकिन बस सुन लीजिए, ठीक है। अगर पूछेगा तो आप कर देंगे, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, और चलो अच्छा ये बताओ कैरेमल क्या होता है, व्हाट इज कैरेमल, कैरेमल क्या चीज़ होती है, बस ऐसे रैंडम आया दिमाग में, बता जल्दी से। Which group of stars was concentrated, sorry क्या बोल रहा हूँ, which group of states was concentrated in the cotton production in the early years to develop textile industry, कपड़ा उद्योग के विकास के प्रारंभिक वर्षों में कपास उत्पादन पर किस राज्य समूह का ध्यान केंद्रित था, किसका था, तो ये था महाराष्ट्र, गुजरात का। क्यों था, कॉटन कहाँ बेस्ट प्रोड्यूस होती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, रेगर के नाम से जानते हैं, रेगर के नाम से जानते हैं। इम्परमेबल सॉयल होती है, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है, जहाँ पर जब ड्राई होती है तो क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जब ये मॉइस्ट होती है तो स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और ये जो सॉयल होती है इसको ब्लैक कॉटन सॉयल के नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉटन के कल्टिवेशन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल। और ये पता है सॉयल कैसे बनी थी, ये सॉयल बनी थी लावा के इरप्शन से, वॉल्केनिक, इसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। जो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। तो यहाँ पर कॉटन दबा के पाई जाती है। और पहली कॉटन मिल कहाँ पर स्टैब्लिश करी गई थी, ये आप तुरंत बताएंगे, कॉटन मिल कहाँ स्टैब्लिश की गई थी। और कॉटन जो होती है इसको सिल्वर फाइबर के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। अच्छा, कैरेमल से मैं आपको कैरेमलाइजेशन के बारे में बताना चाह रहा था कि कैरेमलाइजेशन वो एक प्रोसेस होता है जब हमें एक शुगर को इतना हीट करें और इतना हीट करें कि वो भूरी हो जाए, तो उसको बोलते हैं कैरेमलाइजेशन, समझे आप। और फिर उससे जो लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं कैरेमल। तो कैरेमलाइजेशन होता है काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं भूरापन, किसका, ब्राउनिंग ऑफ शुगर, हमारी चीनी का भूरा हो जाना कहलाता है कैरेमलाइजेशन। अब हम फर्स्ट कॉटन मिल की अगर बात करेंगे तो 1818 में कहाँ पर स्टैब्लिश करी गई थी, फोर्ट ग्लॉस्टर कैलकाटा में 1818 में। लेकिन हुआ क्या, वही जो एक्सपेक्टेड था कि वहाँ पर तो चला नहीं, वेस्ट बंगाल में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो सूटेबल सॉयल है ही नहीं जो कि चाहिए, ब्लैक सॉयल। तो फिर रॉ मटेरियल जहाँ पर हमें सप्लाई हो सके अच्छे से वहाँ पर सेटअप किया गया, और ये था आपका बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन, ठीक है, जो कहाँ पर, बॉम्बे में केजीएन डेबर में सेटअप करी गई, केजीएन डेबार, बॉम्बे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, बताओ जल्दी से, सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है। और पता है तुम लोगों के लिए कुछ रेडी हो रहा है, कुछ एक इनविटेशन कार्ड रेडी हो रहा था, जो शायद आज क्लास ख़त्म होने के बाद मैं शेयर करूं, या फिर हो सकता है कि कल शेयर हो,
ठीक है, लेकिन शेयर ज़रूर होगा। चलो, तो सेंसस 2011 की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सेंसस 2011 के बारे में अगर बात करें तो सेंसस करवाता कौन है? रजिस्ट्रार जनरल करवाता है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया करवाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वॉल्टर को बोलते हैं। पहला सेंसस 1872 में हुआ था, लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस या सिंक्रोनाइज सेंसस 1881 में हुआ था। अगर हम बात करेंगे तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? सीएम चंद्रमौली थे, और इसका मोटो और सेंसस आर फ्यूचर था, और ये 35 राज्यों में करवाया गया था, 640 डिस्ट्रिक्ट में करवाया गया था। कितनी डिस्ट्रिक्ट? 640 डिस्ट्रिक्ट में करवाया गया था। 2 फेजेस में कन्वर्ट करवाया गया था। पहला फेज था हाउस लिस्टिंग फेज, जो अप्रैल से सितंबर में हुआ था, और दूसरा था पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज, ये हमने देखा था। देन फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन टोटल कितनी थी? 1.21 बिलियन टोटल पॉपुलेशन थी, और ये पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन का कितना था? 17.5% था। ये चीज़ हमने पढ़ा था। और बस, और लैंग्वेज के बारे में भी हमने पढ़ा था, लैंग्वेज के बारे में। और ये मत सोचना कि इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर बस, ठीक है। चलो, थोड़ा स्लो, ओके 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 ओके, थोड़ा दूर से सर। अच्छा, आज आवाज़ सही आ रही होगी ना? तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सबसे कम कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? संस्कृत बोली जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदी। देन अगर इंडियन लैंग्वेज में जब बात करेंगे सबसे ज़्यादा कौन बोली जाती है, तो इंडियन लैंग्वेज में बंगाली है, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आ जाएगी मराठी। अच्छा, कुछ अब आंसर कर दोगे क्या तुम? एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 1.64% है एनुअल ग्रोथ रेट। डिजिटल कितना है? 17.64 है डिजिटल ग्रोथ रेट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये सब रिकॉल करो भैया जल्दी से, ठीक है, खुद से। अब मैं कितना ही रिकॉल करवा दूंगा आपको, ठीक है, नहीं तो फिर हमें पूरा सेंसस से रिवाइज करना पड़ जाएगा कि सेक्स रेशो कितना है इंडिया का। सेक्स रेशो क्या होता है? 1000 मेल के लिए कितनी फीमेल है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 943 है। 2001 में 933 था। सबसे ज़्यादा केरला में है 1084, सबसे कम है हरियाणा में 879। हरियाणा में भी 12 गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ का एक बच्चा भी पास नहीं हुआ है, समझ लो। 12 स्कूल ऐसे हैं गवर्नमेंट स्कूल, एक बच्चा भी नहीं पास हुआ है वहाँ पे, ये हालत है, ठीक है। लग तो नहीं रहा कि यहाँ का सेक्स रेशियो इंप्रूव करेगा अगले वाले सेंसस में। खैर, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 919, और पिछले वाले सेंसस में कितना था? 927 था 2001 वाले में, ठीक है। लिटरेसी रेट रिकॉल कर सकते हो कि 2011 सेंसस में कितनी? 74.04, जिसमें मेल है 82.14, फीमेल है 65.46। ये सब आप रिकॉल करो यार बैठ के, ठीक है, ये आपका काम होना चाहिए, ठीक है। लिटरेसी रेट रिकॉल करो, पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉल करो कि 2011 में कितनी थी? 382 थी पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं? तो बिहार में 1106 रहते हैं, इसका लगभग 10 गुना दिल्ली में रहते हैं, 11,320। बिहार में 1106 और दिल्ली में 11,320। सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल में मात्र 17 लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार में सिर्फ 46 लोग रहते हैं। सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी के टर्म्स में अंडमान की है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ जाएंगे तो आप रिकॉल करो, ठीक है। आप सोचो कि क्या क्या पढ़ा था सेंसस में, क्या नहीं आता है। नहीं आता है तो उसको फिर नोट्स खोलो और रुक जाओ, ठीक है। फिर तुम्हारे हाथ में जब फैटमैन होगा तो तुम्हें सिर्फ फैटमैन रेफर करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। UIDAI बताओ भैया, UIDAI के पहले तो तुम फुल फॉर्म बता दो, ठीक। फिर ये बताओ कि किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ मैती के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। Which of the following has the highest wavelength? निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा किसकी तरंग दैर्ध्य? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है वेवलेंथ, ठीक है। हाथ में फैटमैन, बिल्कुल बिल्कुल बेटा मोदी जी, क्या नाम लिखो तो यूज़र नेम। हाथ में तुम्हारे कुछ और है ना भी, फैटमैन थमाएंगे तुम्हारे हाथ में, सो दैट तुम अपने हाथ का सही इस्तेमाल करो। हाईएस्ट वेवलेंथ की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमें याद कैसे करना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो इसको हम याद करते हैं कि रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। रिच, ठीक, मैन कहाँ गया? मैन मिसिंग है। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। तो सबसे ज़्यादा ये क्या है? ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है।
और अगर वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो चलता है वो 36 का आंकड़ा चलता है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट बता दो तो आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, और वेवलेंथ एक ही आर याद कर लेना बीच में किसी की, सो दैट कि अगर वेवलेंथ से क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट आप बता तो पाओगे, ठीक है, कि हाँ इसका इतना, थोड़ा सा रिलेट करके ही बता ले जाओगे लेकिन बता तो पाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक्सरेज के पूछ लेगा तो तुम समझ जाओ अगर 500 नैनोमीटर के आसपास है एक्सरेज की, क्योंकि है कि नहीं। और अब देखो 400 नैनोमीटर है गामा रेस की, 700 नैनोमीटर है रेडियो वेव्स की लगभग। तो अगर आप इतना याद कर लोगे कि ए की कितनी है तो आसपास का तो बता ही ले जाओगे। क्यों बता ले जाओगे? क्योंकि आपको ये रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन वाला ट्रिक पता है, ठीक है। तो रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर एक सेकंड, इसको नहीं देखना है आपने, ठीक है, इसको नहीं देखना है, नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को ऊपर, ये पॉइंट है, ठीक है, 0.01 नैनोमीटर रफली, ठीक है, 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर, ये कॉमन ही है, पॉइंट है ये, ठीक है, 0.01, ये एक्सरेज वाला तुम याद कर लो, ठीक है। इससे क्या है तुम्हें पता है, गामा का कम होगा, यूवी का, इंफ्रारेड का ज़्यादा होगा। जैसे इंफ्रारेड का कितना, 1000 नैनोमीटर से 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है ये हैं आपके एक्यूरेट वैल्यूज़, ठीक है। पूछ रहा है हाईएस्ट किसकी है, तो रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, तो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स तो ऑप्शन में है नहीं, तो माइक्रोवेव ढूंढ लो, माइक्रोवेव भी नहीं है तो इंफ्रारेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको पता है कि जो हमारा इंसोलेशन आता है, आतपन होती है, यानी कि जो सनलाइट सन भेजता है जिसको इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्मेट में होता है, जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेस के फॉर्म में होता है। जब ये स्ट्राइक करके अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है, स्थलीय बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे, और ये लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। और हमारी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, वो गैसेस होती हैं जो इस इंसोलेशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती हैं लेकिन इसके लिए ओपेक होती हैं। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से ही हीट होता है। तो ध्यान रखना है, जो हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल जो हीटअप होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जो लॉन्ग वेव लेंथ के फॉर्मेट में होता है उससे हीटअप होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलो, आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो किस का समस्थानिक का इस्तेमाल हम कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग करते हैं। अच्छा ये बताओ कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ लिख रहा हूँ, तुम बताना, ठीक है। असफाल्ट, सी आइस, ठीक है, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो, 1 2 3, जरा बताओ भैया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्बीडो, अल्बीडो क्या होता है? अल्बीडो होता है जो अभी हम देख रहे थे, रिफ्लेक्ट हुई थी सनलाइट, तो कौन कितना रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट उसको बोलते हैं अल्बीडो। तो हम किसका यूज़ करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट में? आयोडीन का तो घेंघा में यूज़ होता है, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। अब होता क्या है ना कि जो हमारा नेक रीजन होता है वहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, सबसे बड़ा बटरफ्लाई शेप का। ये थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है और आयोडीन उसको फैसिलिटेट करता है। तो आयोडीन अगर नहीं निकलेगा तो थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो गला सूज जाएगा, घेंगा हो जाएगा, ग्वाइटर। कार्बन का यूज़ करते हैं डेटिंग में। है सर डेटिंग में? बेटा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। डेटिंग का मतलब है, कार्बन डेटिंग का मतलब है एज वगैरह निकालनी होती है रॉक की, तो वहाँ पे कार्बन का C14 आइसोटोप यूज़ होता है। यहाँ पर आयोडीन का 131 आइसोटोप यूज़ होता है, 131, ठीक है। हाँ जी, चलो। देन कोबाल्ट की अगर बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट यूज़ होता है, कोबाल्ट का 60 वाला। ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है? कन्वेंशनल होती है या फिर अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है? जल्दी से बताओ। न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी, तो कैसी होती है? ये आपकी होती है अनकन्वेंशनल। असफाल्ट, सी आइस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्बीडो, 3 2 1, ठीक है, 3 2 1 होगा इसका आंसर। क्लियर?
आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं वो जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, ये चीज़ क्लियर? सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। चलो, तो और आइसोबार क्या होते हैं? इसका उल्टा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन होते हैं सेम न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। कैलकुलेट द BMI, अब निकालो बॉडी मास इंडेक्स, हुज वेट इज 50 kg एंड हाइट इज 1.5 मीटर। निकालो, बताओ जल्दी से, निकालो भाई। BMI कैसे निकालते हैं? तो BMI निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र ये होता है कि वेट लिखो ऊपर और हाइट लिखो नीचे और उसका कर दो स्क्वायर, तो क्या निकल आएगा? BMI निकल के आ जाएगा आपका। वेट है 50, हाइट है कितना? 1.5 मीटर। 1.5 का मतलब है 3/2, 3/2 का स्क्वायर कर दो 50, 3 3 9, 2 दूनी 4, 4 ऊपर उचक के आ जाएगा 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22222, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 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 CH3। बताओ भैया। अब तुम ये भी साथ में मुझे बताओगे कि इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे। लेकिन उससे पहले आइसोमर होते क्या हैं? आइसोमर होते हैं सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉर्मूला तो सेम बन रहा है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 6 6 6 N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। अब इसमें क्या है? आइसोमर बनाने हैं तो भैया आइसोमर, एक सूत्र दे रहे हैं तुम्हें, उस सूत्र को जीवन में सूत्र गांठ बांध लो इसकी, ठीक है। ये सूत्र है और इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए पहली बात तो आइसोमर बना के दिखाते हैं आपको। जैसे कि ब्यूटेन है तो एक्चुअली में ब्यूटेन से आइसोमर शुरू होते हैं भैया। प्रोपेन में कहाँ से आइसोमर बना दोगे तुम? प्रोपेन में बनाने जाओगे तो 2 3 -4 -1 आ जाएगा। क्या कर रहे हो ये सब तुम? ये सब नहीं चल पाएगा। तो ब्यूटेन से आइसोमर बनना शुरू होता है। तो N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है? नॉर्मल तो ये होता है CH3 CH2 और CH2 और CH3। अब इसमें हम क्या करेंगे? CH3 और CH2 CH2 और CH2, ठीक है, यानी कि CH3 कर देंगे, इसमें बीच में CH आ जाएगा और CH3। और क्या करेंगे? इसमें एक लगा देंगे ऐसा CH3। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी, चारों कार्बन की फुलफिल है। ये क्या हो गया? ये हो गया 2 मिथाइल और प्रोपेन। और ये क्या था? ये था ब्यूटेन, ये था ब्यूटेन और ये 2 मिथाइल प्रोपेन। है तो C4H10 ही, है तो C4H10 ही, लेकिन ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है। समझ रहे हो आप? तो फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो ब्यूटेन से ही बनना शुरू होता है। अब ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही हैं, एक ये एक ये। आप फॉर्मूले में रख के देखो, N क्या है? N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ब्यूटेन में 4 होते हैं, 4 - 4 0, 2 की पावर 0 कितना आएगा? किसी भी चीज़ की पावर 0 1 आता है और 1 + 1 2 हो जाता है, ठीक। तो अब तुम यहाँ पर निकालने जा रहे थे किसका? हेक्सेन का। तो रख दो तुम, कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 1 5 आइसोमर बन जाएंगे, ठीक। क्या समझे गुरु? समझे क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अच्छा ये बताओ तुम किसकी डिग्री कितनी है? इस कार्बन की डिग्री कितनी है? अच्छा, डिग्री से तुम्हें चिराल कुछ याद आया? कक्षा 11-12 में पढ़ते थे तुम चिराल कायरल। तो डिग्री इसकी कितनी है? और अगर मैं इसमें चारों तरफ धुआं ही धुआं, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्राइमरी फॉर्म ऑफ कार्बन हो जाएगा, ये सेकेंडरी फॉर्म हो जाएगा और ये टर्शरी फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, 21, ठीक है। आखिरी के 5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और जल्दी से करिए। 21 क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि अपर मोस्ट पार्ट कौन सा है, बताओ जल्दी से।
क्या, अरे एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कौन कौन से कार्बन होते हैं। इसी तरह से अल्कोहल में भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन रुक जाओ वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जो आप अल्कोहल का पूछ रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, अगर 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 एक कार्बन है और उसमें 3 हाइड्रोजन एटम हैं तो वो 1 डिग्री होगा, प्राइमरी फॉर्म होगा, ठीक। अगर 2 कार्बन है तो वो 2 डिग्री कार्बन होगा। अगर एक हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन तो 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री, एक हाइड्रोजन तो 3 डिग्री, और एक भी हाइड्रोजन नहीं तो 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। समझ आई बात। अब इसको कर लें तो हमें पता है कि रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो जब वो निकलती है, जो उसका स्रोत होता है, तो वहाँ बड़ी ज़ोर से निकलती है, बहुत भयंकर भागती है, उसको बोलते हैं उसका अपर कोर्स। वहाँ पर वो इरोजन परफॉर्म करते हुए जाती है, तोड़ते फोड़ते हुए जाती है, और यहाँ पर हमें इरोजनल लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैली, वी शेप्ड वैली, गॉर्जेस, कैनियंस, ठीक है, वी शेप्ड वैली, गॉर्जियस, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड, पॉट होल, प्लंज पूल, ये सब बनते हैं, रिवर टेरेसेस। देन फिर आप आएंगे मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में, तो यहाँ डिपोजिशन होता है, जैसे एलुवियल फैन, मियांड्रिंग, ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सबो लेक बनता है आपका, और आपका डेल्टा बनता है। तो डेल्टा माउथ पे बनता है, एकदम रिवर के माउथ पे बनता है डेल्टा, एकदम आखिरी स्टेज पे, ओल्ड स्टेज में। तो इसको बोलते हैं यूथफुल स्टेज, इसको बोलते हैं मैच्योर स्टेज, और इसको बोलते हैं ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पूछ रहा अपर पार्ट ऑफ रिवर में आपको गॉर्जेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मियांड्रिंग क्या होती है, रिवर जब इस तरह से चलती है, जब इस तरह से चलती है तो मान लो 2 हिस्से मिल जाते हैं, तो रिवर फिर डायरेक्ट सीधा बहती है इस तरह से, और ये पार्ट अलग हो जाता है जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, जो कि इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों फीचर होता है। और इसके कॉन्वेक्स साइड में डिपोजिशन होता है पॉइंट बार का। तो पॉइंट बार भी क्या बनता है, जैसे कि ये मान लो इस तरह से ऑक्सबो लेक बना, इसका जो कॉन्वेक्स साइड होता है इधर वाला, यहाँ बन जाता है पॉइंट बार, ठीक है। पॉइंट बार डिपोजिशनल फीचर है, लेवी डिपोजिशनल फीचर है, एलुवियल फैन पंखा, ठीक है, जो फुट हिल ऑफ माउंटेन पे बनता है, एलुवियल फैन, ये भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो डिपोजिशनल में क्या आ जाएंगे, एलुवियल फैन, ऑक्सबो लेक, लेवी आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, ये सब, ठीक है। ब्रेडेड चैनल आ जाएगा, ब्रेडेड चैनल। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनैक्टेड इन 1860 इन ब्रिटिश इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1860 में ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, नहीं भाई, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कब आया था, 1793 में। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है क्या, कि 3 ज़मींदारी लॉस को लाया गया था। कौन से थे, यहाँ पर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, या जिसको ज़मींदारी भी सिस्टम बोलते हैं, वो लाया गया था। कौन लाया था, कॉर्नवालिस लाया था, ठीक। देन इसके बाद साउथ में यहाँ पर आया था रैयतवाड़ी, मेनली मद्रास वाले रीजन में, यानी कि तमिलनाडु, ये वाला जो क्षेत्र है। रैयतवाड़ी जो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था, और इसको लाया कौन था, इसको लाया था रीड और मुनरो, ठीक है। रीड और मुनरो लेके आए थे इसको, ठीक है। जहाँ पर डायरेक्टली रैयत का मतलब होता है पेजेंट, यानी किसान से टैक्स ये सब कर वसूली की जाती थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ज़मींदार अपॉइंट किया जाता था जिसके पास हेरिडिटरी राइट होते थे, और वो टैक्स कलेक्ट करके देता था, रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर सनसेट क्लॉज था कि अगर सूर्यास्त होते होते आपने ना जमा करवाया पैसा तो आपके ज़मींदारी अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन में परमानेंट सेटलमेंट आया, मद्रास वाले में रैयतवाड़ी आया, और पंजाब और NWFP वाले एरिया में नहीं, अगेन ऊपर वाले एरिया में यहाँ पर आया था महालवाड़ी। क्या आया था, महालवाड़ी। महाल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि कुछ विलेजेस का जो ग्रुप होता है उसको महालवाड़ी बोलते हैं। तो उनसे डायरेक्टली अब पैसा लिया जाता था ग्रुप से, ठीक है। और ये 1822 में लाया गया था। रैयतवाड़ी 1820 में आया था। इसको कौन लाया था, इसको लाया था होल्ट मैकेंजी लेके आया था, या फिर ऑप्शन में हो सकता है विलियम बेंटिक भी दे दे, ठीक है, विलियम बेंटिक भी दे सकता है ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट ये 1850 से 1856 में आया था। इस समय जरा बताइए गवर्नर जनरल कौन था। इंडियन पीनल कोड आंसर होगा 1860 में आया था, जो कि अभी रिप्लेस किया जा चुका है IPC। ये चीज़ तो आपको आई थिंक पता होगी, भारतीय न्याय संहिता से, भारतीय न्याय संहिता से इसको रिप्लेस किया जा चुका है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस किया जा चुका है, साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस किया जा चुका है, ये ध्यान रखेंगे। और एक और है हमारा CRPC, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको रिप्लेस किया गया है नागरिक
सुरक्षा संहिता से, सुरक्षा संहिता से आईपीसी कौन लाया था? थॉमस बैबिंगटन मैकौले लाया था। मकौले जो है पहले लॉ कमीशन का चेयरमैन भी था, जो पहला लॉ कमीशन 1835 में बना था, 1833 के चार्टर एक्ट के हिसाब से वो बना था आपका, ठीक है। देन 1856 में हमारा कौन था? ये था, वही था जिसके टाइम पे पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 1853 में, बॉम्बे से लेके थाने के बीच में। पोस्टल वर्क डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ था, और फादर ऑफ पोस्टल रिफॉर्म्स के नाम से भी इसके लिए जानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी के टाइम पे आया था। इसी ने बोला था कि जो अवध है, इट इज़ लाइक चेरी विच इज़ जस्ट टू बी गेटिंग ड्रॉप्ड इन द माउथ ऑफ ब्रिटिशर, और ये हमारा कोई और नहीं बल्कि डलहौजी की भाऊजी। बोगी टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो बोगी किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल, गोल्फ, बास्केटबॉल या रेसलिंग? बताओ जल्दी से। तो बोगी किससे एसोसिएटेड है? तो बोगी है गोल से, हाँ गोल से एसोसिएटेड है, ठीक है। बोगी आपका गोल्फ से है। गोल्फ में और कौन कौन से टर्म है? तो बर्डी है, ईगल है, एल्बेट्रॉस है, ठीक है। और बस, ठीक है। फुटबॉल में अगर मैं बात करूँ तो फुटबॉल में कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे आपके? फुटबॉल में ड्रिबलिंग आती है आपकी, ड्रिबलिंग उसमें भी होती है, हॉकी में भी है ना, हॉकी में ड्रिबलिंग करते हैं। फ्री किक होती है, फ्री किक, और हेडर होता है। बास्केटबॉल में क्या होता है? पिवट होता है बास्केटबॉल में, पढ़ा है बास्केटबॉल में पिवट। और नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं बास्केटबॉल में? बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं 5, ठीक है। पिवट होता है, इसमें भी ड्रिबलिंग होती है। और क्या होता है इसमें? फ्रंट कोर्ट होता है, फ्रंट कोर्ट। रेसलिंग का तुम बता दो जल्दी से। अगला सवाल करो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर वसंत सीजन फॉल्स इन विच मंथ? तो वसंत महीना, बी गोल सिर धराओं से, अच्छा दिया वो सीजल के लिए करना है। अमन रघुवंशी, सीजल के लिए आप उसको कर सकते हैं, लेकिन सीजल के लिए मैं अलग से कंपाइलेशन दूंगा, ठीक है। तो वो आपको करना होगा, तो करने को आप कर सकते हैं, आपको आसानी मिलेगी जब मैं दूंगा वो, यानी कि जब सीजल का भी हो, क्योंकि काफ़ी सारे आपको सिमिलर तो मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, करंट अफेयर चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। चलो, तो रेसलिंग में आपका नेल्सन, हाफ नेल्सन, ये सब हो जाते हैं, ठीक है, नेल्सन टर्म। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है वसंत। तो देखिए, चैत्र होता है आपका मार्च अप्रैल के महीना, जिस टाइम पे आपके ज़्यादातर जो न्यू ईयर होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि विशु केरल में, पुथांडु तमिलनाडु में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, पॉयला बैशाख अपना वेस्ट बंगाल में, पटेटी या फिर नवरोज़ आपका जो पारसी कम्युनिटी, लोसर जो तिब्बतन कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, तो ये सब ज़्यादातर चैत्र महीने में फॉल होते हैं। उगाड़ी आपका तेलुगु रीजन में, आंध्रा तेलंगाना में, ठीक है, आंध्रा कर्नाटक, यहाँ पर उगाड़ी होता है, तो चैत्र महीने में आते हैं ये सब ज़्यादातर, ठीक है। वैसाख यानी कि चैत्र का तो वैसाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून जब खूब गर्मी पड़ती है, नहीं अभी कौन सा टाइम चल रहा है? ज्येष्ठ का, ठीक है। इसके बाद आषाढ़ आएगा, जून जुलाई, देन सावन आएगा, जुलाई अगस्त, भादों जिसको भाद्रपद भी बोलते हैं, अगस्त सितंबर, अश्विन, सितंबर अक्टूबर, कार्तिक जब होली दिवाली का टाइम होता है, होली चैत्र वैसाख के टाइम पे पड़ती है, होली वैसाख के टाइम पे, और कार्तिक के टाइम पे पड़ती है आपकी दिवाली। माघ ग्रीष्म नवंबर दिसंबर, पौष, ठीक है, पौष के टाइम पे दिसंबर जनवरी सर्दी हो रखी थी, माघ जनवरी फरवरी, और फागुन फरवरी मार्च, समझे आप? ठीक, क्लियर। चलो, तो वसंत ऋतु किसको बोलते हैं? वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु हिंदी में आपको ऋतुएं पता होनी चाहिए, ठीक है। वसंत सीजन होता है स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग बोले तो यही मार्च अप्रैल का टाइम, यानी कि चैत्र का टाइम होगा ये, ठीक है, चैत्र वैसाख का टाइम, चैत्र वैसाख का टाइम होगा ये है आपका स्प्रिंग सीजन। जैसे गर्मी को ग्रीष्म बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वसंत। अच्छा, ये बताओ कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है? और ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम को हिंदी में क्या बोलते हैं?
ऑटम को बोलते हैं शरद ऋतु, ठीक है, जैसे कि ये पूछ रहा है ना वसंत सीजन कब होता है, जैसे शरद भी पूछ सकते हो, तो शरद होता है ऑटमन, ऑटमन इक्विनॉक्स। तो स्प्रिंग होता है 23 मार्च को, ठीक है, सॉरी 21 मार्च को, और ऑटम वाला होता है 23 सितंबर को। तो ये आपने नहीं भूलना है, ठीक है। और ये तो इक्विनॉक्स होगा जब एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट। और जो सॉल्स्टिस होते हैं 21 जून को समर सॉल्स्टिस और 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होता है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन इस आज के लेक्चर का और इस पूरी PYQ सीरीज पार्ट 5 का लास्ट लेक्चर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ फेमसली नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर किसको बोलते हैं? होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई, CV रमन या फिर वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो विक्रम साराभाई को तो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं। होमी जहांगीर बाबा को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1956 में 1956 में सबसे जो पहला फर्स्ट रिएक्टर है ना, रिसर्च रिएक्टर अप्सरा जिसका नाम था, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया में, वो ऑपरेशनल हुआ था 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, BARC में, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आप बताना इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कब स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, उसका नाम क्या है, ठीक है। देन आप बताना कैगा कहाँ पर है, ठीक है, ककरापार कहाँ है, कुंडनकुलम कहाँ है, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम, कलपक्कम, रावत भाटा, ये सब कहाँ है? तो पहला था तारापुर, ठीक है। तारा उगा कहाँ पर? तारा उगा महाराष्ट्र में, कब? 1969 में, 1969 में, ठीक। देन अगर बात करेंगे कैगा, कैगा कर्नाटक में, ककरापार, ठीक है। घाघरा लोग कहाँ पहनते हैं? घाघरा खाघरा आप रिलेट कर लो कुछ, घाघरा लोग कहाँ पहनते हैं? गुजरात में। कुंडनकुलम कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में। रावत भाटार से, रावत भाटार से राजस्थान। नरोरा कहाँ है? नरोरा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक 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 ठीक। क्लियर? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अच्छा CV रमन जी ने क्या किया था? CV रमन जी ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी, विच इज़ रिलेटेड टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कब डिस्कवरी करी थी? 28 फरवरी को 1928 को, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी दिन हम क्या मनाते हैं? मनाते हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 1930 में ध्यान रखना 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो रमन इफेक्ट 28 फेब 1930 को डिस्कवर किया था, विच इज़ रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न ध्यान रखना, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न। 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 में, ठीक है, CV रमन जी को। और यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। तो फाइनली हमारी PYQ सीरीज़ का आज होता है अंत यहाँ पर। हाँ सर, ग्लिसरीन लगा के रो रहा हूँ, अच्छा। तो फाइनली हमारी PYQ सीरीज़ का होता है आज यहाँ पर अंत। और कैसा क्या आपका रहा एक्सपीरियंस, आपका फीडबैक मैं जानना चाहूँगा। और अब आगे क्या कैसे चीज़ें होने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो फीडबैक वो आप दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहली चीज़ तो ये है कि FRB 2.0 शुरू होगी जून में, ठीक है। या तो 1 या 2 जून, 2 जून को मंडे है, तो 2 जून या फिर 1 जून से स्टार्ट हो सकती है आपकी, 1 या 2 जून, ठीक है। तो 1 या 2। अब क्यों मैं इतना ब्रेक दे रहा हूँ? आज कितनी तारीख है? आज तो सर 18th of May है,
है ना। आज तो 18 मई है, तो इतना लंबा ब्रेक क्यों दे रहे हैं हम, तो उसके 2-3 कारण आप समझिए, ठीक है। अच्छा, बहुत रिवीजन नहीं जी, उसका स्मोक पॉइंट ही होगा, ठीक है। अच्छा, सर विशाल मेगा मार्ट के लिए इनफ होगा क्या? बिल्कुल बेटा उसके लिए अलग से एक पीओए की सीरीज़ आएगी, ठीक है। तो ये आपका 1 या 2 जून से स्टार्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अभी क्यों ब्रेक दे रहा हूँ समझो, अभी ध्यान से सुनना आप, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। जो FRB 2.0 होगी, मैंने आपको बताया था, उसको आपको कपल करना है फैटमैन और लिटिल बॉय से। मतलब ये है कि उसको आप कपल करेंगे तो आपका पूर्ण समाधान हो जाएगा। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, इफ़ एवरीवन इज 0, ठीक है, वो मास्टर बन जाएगा जीके का। मतलब मास्टर मतलब एकदम मास्टर समझ लो तुम, ठीक है। FRB 2.0 करना रहेगा और फैटमैन लिटिल बॉय करना यूज़ करना रहेगा। कैसे यूज़ करना रहेगा ये आपको जब मैं फैटमैन का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तब मैं बताऊँगा। दूसरा कारण ये भी है कि थोड़ा सा क्यों मैंने डिले किया, क्योंकि जब तक फैटमैन आपके पास होगा नहीं तब तक आप FRB 2.0 के साथ इसको कैसे कपल करेंगे फैटमैन और लिटिल बॉय को, तो फिर आपके पास वो होना भी चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा डिले किया है। दूसरा सिर्फ यही कारण नहीं है, तीसरा कारण ये कि कल से हमारे 1 शॉट शुरू हो रहे हैं, जहाँ पर हम एक पूरे सब्जेक्ट को MCQs के थ्रू ख़त्म करने वाले हैं। जैसे कल ज्योग्राफी करेंगे सुबह 9 बजे से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी RRB का आप में से काफ़ी लोगों ने फॉर्म डाल रखा है, NTPC का तो एग्ज़ाम है। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण ये है क्योंकि अभी हम अपनी PYQ सीरीज़ ख़त्म कर रहे हैं, तो 2 तरह के लोग हैं। या तो एक वो जिनका बैकलॉग पड़ा होगा, तो उनके पास सही मौका है कि अपने बैकलॉग्स को कवर कर लीजिए। जब हम FRB जब स्टार्ट कर रहे होंगे, जब आपके हाथ में फैटमैन लिटिल बॉय होगा, तब आपके पास बैकलॉग नहीं होगा। आपके हाथ में फैटमैन लिटिल बॉय होगा और FRB होगा, बैकलॉग नहीं होगा। और अगर किसी का कोई बैकलॉग नहीं है तो 1 शॉट आप अटेंड करेंगे ये, ठीक है, जो हम लोग कल से करेंगे। तो वो जो 1 शॉट्स होंगे उससे क्या होगा कि हम कल से जो स्टार्ट करेंगे वो 30 मई तक चलेंगे, और हम सारे 8 सब्जेक्ट यानी कि आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिक GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये सब तीनों यानी कि 8 सब्जेक्ट सब खत्म कर देंगे थ्रू 1 शॉट। MCQs के थ्रू खत्म करने वाले हैं इनको। तो NTPC के लिए तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा आपका, इससे पहले कि हम FRB स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। क्लियर ये चीज़? आई हैव टू कंप्लीट में बैकलॉग। यस, कंप्लीट करिए बैकलॉग को। हाँ, PY को दोबारा कर लेते हैं 3x में। बिल्कुल रावण, ये भी एक अच्छा आइडिया है। मैंने आपको पहले ही बोल रखे कि आप एक सोर्स को करो, लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन दोगे, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब जैसे आपने अगर ये किए हैं 30 लेक्चर्स या फिर 20 लेक्चर, जितने भी आपने किए हैं अच्छे से, उसको अच्छे से रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। दैट वुड गिव यू दी मोस्ट बेनिफिट, मोस्ट आउटपुट आपको देगा वो निकाल के। तो रिवीजन जितनी बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन करिए, जब तक हम यहाँ पर FRB 2.0 स्टार्ट करते हैं। और FRB 2.0 पिछली बार वाली FRB से अलग होगा। वो कैसे होगा तो ये अनाउंसमेंट में आपको बताऊँगा कैसा क्या इस बार की FRB में क्या चीज़ अलग कैसे क्या होगी, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्या अलग हो गया, अपडेटेड माइंड मैप्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ऑल राइट, ठीक। अब काफ़ी लोगों का जो कुछ डाउट आता है, ठीक है, कुछ भी डाउट आता है, या फिर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कुछ कांटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सर, एक कोर्स विशाल, बेटा कोर्स विशाल मेगा मार्ट के लिए भी आ जाएगा। भूपी तनवर का है, परेशान हो रहा हो तो देखिए, आई होप सभी लोगों को सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है। मतलब PYQ सीरीज़ का जो भी फीडबैक वगैरह है। तो देखो है क्या कि आपका कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होता है, तो आपके पास नंबर तो है ही है ना। नंबर तो है ही आपके पास। कौन सा नंबर, कैसा नंबर, कौन सा नंबर, कैसा नंबर, कौन सा नंबर है आपके पास जहाँ पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं? तो वो नंबर है कौन सा? तो वो नंबर है आपके पास, द नंबर इज़ 8, सॉरी ये नहीं नंबर है, 9235798380। तो कोई भी टेक्निकल क्वेरी होती है, ऐप में ग्लिच है, कोर्स नहीं चल रहा है, कोर्स लेना है, ये वो फ्रेंड सब कुछ, वैसे तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मुझ तक कोई खबर पहुंचानी है, ज़रूरी खबर है, अगेन ये नहीं कि सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए हमें,
हमें ये बता दीजिए। अगर कोई ज़रूरी खबर आपको लगती है तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझ तक डायरेक्ट, 8840286735 ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। नो फालतू का, ठीक है, नो फालतू का मैसेज कि सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए, क्योंकि आप खुद सोचिए मैं आपको व्हाट्सएप पे स्ट्रैटेजी थोड़ी ना बता दूंगा, आप खुद सोचिए। और इस पर रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है। हो सकता है मैं आपका मैसेज देख लूँ लेकिन रिप्लाई ज़रूरी नहीं कि मैं करूँ ही करूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी बाध्यता होती है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो फैटमैन की डेट, भाई फैटमैन शेड्यूल्ड है, आप जाके देख लो फैटमैन की, ठीक है। और लाइक वाइक भी कर देना। 16,000 से 2500 रह गए मतलब क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ठीक है, अगर कुछ कनेक्ट करना है मेरे से तो आप इस पर कर सकते हैं 8840286735। और बाकी कुछ ऐप में ग्लिच है, कोर्स का है कुछ, तो यहाँ करना उस नंबर पे तो बिल्कुल भूल के मत करना, ठीक है। चलो राजेश बोल रहे हैं सर कोई दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना। बिल्कुल राजेश जी, आपके सहारे। आप इनविटेशन देने वाले थे, कार्ड मिल जाएगा आपको सभी को, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सीरीज़। कभी बोर नहीं होते हैं आपकी क्लास में? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसमें रेस्ट कहाँ है हमारा? रेस्ट कहाँ है हमारी मतलब क्या? रेस्ट किस चीज़ का भैया? तुम्हारा पेपर है 2 महीने बाद, तुम रेस्ट मांग रहे हो? तुम क्यों हैं 3 महीने बाद, 2.5-3 महीने बाद रेस्ट चाहिए तुमको? दे तो नहीं इतना, 10 दिन का ब्रेक। और कितना ब्रेक चाहिए? और कितना ब्रेक चाहिए भाई? चलो भाई, थैंक यू सभी को। बाकी कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, जहाँ वन शॉट ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद सर। माइंड मैप पुराने से अलग होगा क्या? हमने निकाल रखा है प्लीज़। जी हाँ, कुछ चेंजेस तो होंगे ही, मतलब चेंजेस तो होंगे ही। और रोज शर्मा ही, ओके। इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? किसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? इसके नोट्स PYQ सीरीज़ के यहाँ पर कोर्सेज सेक्शन में जाइए, आप जिसको नोट्स लेने हो नोट्स निकाल के आप यहाँ से बाई नाउ वाले सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। डम 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 चलिए भाई, थैंक यू एंड मिलते हैं कल सुबह। और बाकी हमारी FRB सीरीज स्टार्ट होगी 1 या 2 जून से, ऑलराइट। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, थैंक यू फॉर बीइंग कंसिस्टेंट इन दिस PYQ सीरीज़ पार्ट 5, ठीक है। काफ़ी कम लोग ही कंसिस्टेंट रह पाते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो सबका एक्साइटमेंट रहता है। जैसे कि अभी नई सीरीज़ स्टार्ट होगी FRB 2.0, तो खूब सारे स्टूडेंट्स होंगे पहले दिन, फिर धीरे 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 डाउन हो जाएंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।